अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1087वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल का जो हमारा सबक था उसके अंदर हमने इस टॉपिक को हाईलाइट किया था कि आजकल पैसों के फ्रॉड कैसे हो रहे हैं, किस तरीक़े से लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं, करोड़ों रुपये जमा करके वो अंडरग्राउंड हो रहे हैं, भाग रहे हैं। कल का हमारा सबक इसी टॉपिक पर था। और कल पूरी दुनिया ने जो इकोनॉमिकल क्राइसिस देखा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मार्केट के अंदर ये ख़बर फैली कि आरबीआई ने यस बैंक जो था उसके बोर्ड को उसी वक्त में ख़त्म कर दिया और आरबीआई ने यस बैंक को अपने कब्ज़े में ले लिया, तो जिन लोगों का पैसा यस बैंक के अंदर रखा हुआ था वो बेचारे परेशान हो गए, अकाउंट होल्डर्स जो थे। इसलिए कि पूरे इंडिया में यस बैंक की 1100 से ज़्यादा ब्रांचेस है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं एक एक ब्रांच में कितने हज़ार लोगों के अकाउंट्स होंगे। लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। जैसा पीएमसी बैंक का जो घोटाला हुआ था उस वक्त में जैसे लोग परेशान थे, अभी जैसे ही यस बैंक के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई। लेकिन आरबीआई ने जो है पाबंदी लगा दी, 50,000 से ज़्यादा जिन लोगों का पैसा है वो लोग नहीं निकाल सकते। अब मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देख रहा था, एक कंपनी ऑनर का मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो बेचारा बता रहा था कि मेरे कंपनी में 250 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और सारे के सारे लोगों का जो सैलरी अकाउंट है वो यस बैंक में ही है। हम यस बैंक से ही उनको सैलरी देते हैं और इस महीने की जो सैलरी है वो पूरी का पूरी यस बैंक के अंदर जमा है। अब वो सैलरी जो है उनके 250 एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में जाने से पहले ही बैंक अगर फ्रीज़ हो जावे तो फिर वो क्या करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह के क्राइसिस क्यों होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, और ये प्रॉब्लम्स आने के बाद जो बैंक के चेयरमैन होते हैं, जो उसके सीईओ होते हैं, उन लोगों को रत्ती बराबर भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आम लोग जिन्होंने उसके अंदर पैसा जमा किया हुआ होता है। और आम लोग कौन होते हैं? मेरे तुम्हारे जैसे गरीब लोग, मज़दूर लोग, रिक्शे चलाने वाले, छोटी मोटी दुकानें करने वाले, छोटा मोटा जॉब करने वाले, जो बेचारे अपनी सैलरी में से, अपने खून पसीने की कमाई में से थोड़ा 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 करके ऐसे बैंकों में एफडी बनाते हैं। ऐसे ही आम लोगों का पैसा उसके अंदर होता है। लोग, अभी मैं पढ़ रहा था, एक बूढ़ी औरत, उसकी मौत हो गई ये सदमे की वजह से। लोगों की मौतें होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बहुत सौ को हार्ट का अटैक आ जाता है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसको होते हैं? जो आम लोग होते हैं। और जो ऐसे बैंकों के जो एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं, उनको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बैंक के चेयरमैन है राणा कपूर, आज भी वो सूट है और जो उनका शर्ट है और जो उनका लाइफ स्टाइल है, वो पूरे स्टाइल के साथ में मीडिया के साथ में बात कर रहे हैं। रत्ती बराबर भी उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि बैंक डूब गया और बैंक जो है वो घाटे में चला गया, और उनकी वजह से बैंक का जो वैल्यू है सिर्फ 6 महीने के अंदर 8,000 करोड़ रुपये जो मार्केट वैल्यू था, शेयर मार्केट का वैल्यू, वो ख़त्म हो गया। उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस बैंक के शेयर होल्डर्स थे, रातों रात किस तरीक़े से वो कंगाल हो गए, किस तरीक़े से वो रोड पे आ गए, कैसे लोगों का बुरा हाल हुआ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सिर्फ किसी एक आदमी की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में देखो, ये पूरा जो सिस्टम होता है, इकोनॉमिकल जो सिस्टम होता है ना, इसको उस लाइन का एक्सपर्ट आदमी लगता है जो आपके देश की, आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो कर सके, उसको ऊपर ले जा सके, उसको वो लाइन का एक्सपर्ट आदमी लगता है। और जो उस लेवल का इंसान होता है ना, वही इकोनॉमी को दलदल से निकाल कर उसको पहाड़ तक पहुंचाता है। अभी जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में। उस वक्त में इंडिया बहुत गरीब देश हुआ करता था, लेकिन मनमोहन सिंह ने उस वक्त के अंदर क्या किया, लिक्विडिटी, उसके लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, उस वक्त तक बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आके कंपनी नहीं लगा सकती थी, वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। मनमोहन सिंह ने पूरी दुनिया के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए।
अब उन्होंने जैसे ही इंडिया के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए, तो आपने देखे होंगे कि वो 90s का ही पीरियड है। पहले सिर्फ एक न्यूज़, एक चैनल हुआ करता था टीवी पे, दूरदर्शन। उसके बाद में जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार टीवी, ये टीवी, वो टीवी, टीवियों की एक बाढ़ आ गई। उससे पहले जो मोटरसाइकिल से, जो बाइक से, जो कार है, इंडिया में एक ही मॉडल था, मारुति या एम्बेसडर, जो इंडिया के अपने ब्रांड थे। लेकिन उसके बाद बाढ़ आ गई इंडिया के अंदर। उसके बाद एलजी, सैमसंग, उसके बाद में सुजुकी, हुंडई, और ये पूरी कंपनियां, क्योंकि ये सब बाहर की कंपनियां थी। इन्होंने जब भारत के अंदर एंट्री की, उसके बाद इंडिया में एक जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ होने लगा। पूरी दुनिया की कंपनियां आ गई, बड़े बड़े प्लांट डाल दिए उन्होंने इंडिया के अंदर। उससे फ़ायदा क्या हुआ? हमारे इंडिया के जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलने लगा, जगह जगह पे कंपनियां बनी। अभी आपने देखे होंगे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर MIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। जगह जगह पे बाहर मुल्कों की कंपनियां बनने लगी। वो जगह जगह पे बनने की वजह से हर ज़िले में MIDC हो गई। ज़िले के नौजवानों को वहाँ पे रोज़गार मिलने लगा, काम मिलने लगा, गरीबी दूर होने लगी देश की, क्योंकि घरों में पैसा आने लगा। तो एक इकोनॉमिकल जो इनकलाब जिसे कहेंगे, रिवॉल्यूशन, वो इंडिया के अंदर आया डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। क्यों आया? इसलिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह डबल PhD है इकोनॉमी के अंदर। उन्होंने डबल PhD की हुई है, तो उनको पता था इंडिया की गरीबी कैसे दूर करके गरीब आदमी को कैसे बड़ा बनाया जाए। और इसीलिए जब वो मुल्क के PM भी बने, यानी प्राइम मिनिस्टर जब हमारे बने, तो उनका जो 10 साल का पीरियड था, जो 10 साल वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उस 10 सालों में इंडिया ने जो तरक्की की है वो पिछले 60 सालों में भी नहीं कर सका था। उन 10 सालों के अंदर 10 सालों में एक इनकलाब आ गया इंडिया के अंदर। एक इंडिया जो है तरक्की के रास्ते पर, अभी ये जितने भी हम देख रहे हैं ना, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। सैटेलाइट, इंडिया का खुद का सैटेलाइट वर्क कर रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। तो जो आदमी इस लाइन का एक्सपर्ट होता है, देश के इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना चाहिए, उसको उसका नॉलेज होता है, उसकी लाइन होती है, उसकी फील्ड होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, उसका काम है लोगों का इलाज करना, लोगों को दवा गोली देना। उसकी बजाय अगर एक अनपढ़, जिसने कभी मेडिकल की कोई तालीम ही हासिल नहीं की, अगर वो लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने लग जाएगा तो सबका बेड़ा गर्क कर देगा वो। ऐसा ही हुआ 2014 के इलेक्शन में। लोगों को ये लगा, गरीब, जो अच्छे दिन की बात की गई। असल में क्या हो गया, हमारे देश के अंदर हम लोग सोचते बहुत कम हैं और हम लोग जज्बात से ज़्यादा काम लेते हैं, जज्बात से, इमोशनल होकर लोगों ने जो है, उनको लगा कि भाई अब हम 2014 में गवर्नमेंट चेंज कर देंगे तो बस देश के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन, ऐसा इनकलाब आ जाएगा कि बस उसके बाद में जो है हर आदमी के पास में खुद की कार रहेगी और हर आदमी, एक हाथ में बर्गर होगा, दूसरे हाथ में पेप्सी होगी, और हर आदमी के पास में मैकडॉनल्ड जो है वो जाएगा। मतलब ये है कि अब गरीबी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। उस वजह से लोगों ने 2014 में गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया। लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई, लोगों को पता ही नहीं है, वो नई गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जो लोग ऑलरेडी इस देश के अरबपति है, धनी लोग है, करोड़पति है, खरबपति है, उन लोगों के सपोर्ट में लगी रही। तो आप देखो, अब आप देखो, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। 2014 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है मुकेश अंबानी की, उसका टोटल कैपिटल कुछ 2.5 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ रुपये था। आज 10 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। कितना ज़्यादा ग्रोथ आया। अब आप खुद उसको 100 में अगर आप करोगे तो कम से कम वो जो है 500%, 1000% से ज़्यादा जो है उनकी कंपनी ने तरक्की कर ली। यानी गुना में अगर गिनोगे तो 10 गुना ज़्यादा उन्होंने तरक्की कर ली। अडानी देखो, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वो ख़ास तौर पर वहाँ की गवर्नमेंट से ये बात करने के लिए ही गए कि भाई वहाँ के जो कोल के, यानी कोयले के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे इंडिया की एक कंपनी अडानी ग्रुप को दिया जाए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों,
ऐसे जो लोग हैं ये करोड़ों के अरबों के फ्रॉड करके देश छोड़ के जा रहे हैं, उनको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसा मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इन्होंने 12,636 करोड़ रुपये पंजाब नेशनल बैंक से लिए थे और आज जो है दोनों का भी पता नहीं है, और दोनों आराम से है इंग्लैंड के अंदर, लंदन में जो है नीरव मोदी तो आलीशान ज़िंदगी गुजार रहा है। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपये उन्होंने जो है इंडिया के बैंकों से कर्ज लिया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि यूके में विजय माल्या का भी 200 करोड़ का जो है बंगला है वहाँ पर, यानी इंडिया में जो कंडीशन में थे उससे अच्छी कंडीशन में वहाँ पर है, वो नौकर चाकर सारी चीज़ें हैं वहाँ पे उनके पास। दीपक तलवार 1,000 करोड़ रुपये इन्होंने भी जो है लिए थे, ये आदमी भी आज इंडिया में नहीं है। संजय भंडारी 150 करोड़ रुपये, ललित मोदी 125 करोड़ रुपये, ये सारे लोग जो है आज देश में नहीं है ये, क्योंकि ये करोड़पति लोग हैं। तुम्हारे मेरे जैसा गरीब आदमी अगर बैंक से एक मोबाइल ले ले, मोबाइल 10,000 रुपये का, और उसकी किस्त अगर टाइम के ऊपर ना भरे, बैंक वाले घर में से खींच के लेकर जाते हैं, परेशान कर देते हैं, और जिसने नहीं लिया उसको भी। अभी मेरे पड़ोस में बेचारा एक गरीब रहता है, मजदूरी करता है, उसको रोज़ फ़ोन आ रहा है, बोले तुमने स्कूटी लिए थे उसके पैसे भरो। अरे भाई मैं कहाँ से स्कूटी लूँ? वो आया मेरे पास, बोले बार बार फ़ोन आ रहा है। मैंने वो फ़ोन पे उससे बात किया, मैंने कहा तुम लोगों को सेंस है, अकल है, जिसको दिए उसको करना चाहिए, जिसने नहीं लिया तुम उसको भी परेशान कर रहे हो, दम दाटी कर रहे हो, धौंस दे रहे हो। तो गरीब आदमी का हमारे यहाँ पे ये हाल है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा आम पब्लिक से, आम जनता से यही सवाल है, जिन लोगों ने इनको वोट दिया और इनको गवर्नमेंट में ये सोच कर लेकर आए कि आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरा आपसे सवाल है, अच्छे दिन किसके आए? अभी डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिका से, मुझे बताओ कितने रिक्शे वालों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, कितने गाड़ा लगाने वालों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, कितने भंगार का गाड़ा लेके गलियों में घूमने वालों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, कितने चाय की होटल वालों ने, कितने जो है गरीब लोगों ने उससे मुलाकात की और बातचीत की कि भाई अमेरिका से हमारा कुछ बिजनेस का सेटलमेंट हो सकता है क्या? नहीं की ना किसी ने भी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स थे उन लोगों की एक स्पेशल मीटिंग थी उनके, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी बिजनेसमैन आदमी है, वो खाली अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, वो बिजनेसमैन है, उसकी बेटी बिजनेसमैन है, उसका दामाद बिजनेसमैन है, उसका समधी बिजनेसमैन है। वो जो वहाँ से अपना पूरा गुताड़ा लेकर आया था इंडिया में, उसने उनको और भारत के जो इंडस्ट्रियल्स है उनको एक दूसरे से मिलाया। मीटिंग ऑनलाइन है, वो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप। सबका एक दूसरे से तारुफ और इंट्रोडक्शन हुआ कि कैसे यहाँ का बिजनेस वहाँ और वहाँ का बिजनेस यहाँ आएगा, क्योंकि ये पहले ही अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोग हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता यस बैंक बंद हो या पीएमसी बैंक बंद हो, फर्क पड़ता है हम जैसे लोगों को। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि हम अपने ज़िंदगी भर की पूंजी ऐसे बैंकों में जमा करते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे गवर्नमेंट से शिकायत है, ना वित्त मंत्री से है, ना पीएम से है, किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने ना उनको पीएम बनाया ना वित्त मंत्री बनाया। आपने बनाया है, आपने वोट दिया था उनको, आपने भुगतो अपने वोट देने की सज़ा को, आप खुद भुगतो। अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह ताला भारत में रहने वाले तमाम भारतवासियों को सही समझ अता फरमाए। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद।